अजीज दोस्तों, मैं स्टीफन बारी आज काफी देर के बाद एक टॉक शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। आज की जो एक्सक्लूसिव टॉक है हमारी, इसमें हमारे साथ आकिल शराज हैं, जो एडलेड में सेटल्ड हैं, रिसेंटली मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया में आए हैं। हम इनको ऑस्ट्रेलिया में भरपूर तरीके से वेलकम करते हैं। आकिल शराज का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है और ये 2014 में मलेशिया में करी। तो ये रिसेंटली प्रॉब्लम आए हैं, ये महीना हुआ है तकरीबन इनको मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया में आए हुए। तो मैं जरूर चाहूँगा कि आकिल शराज साहब जो है वो हमें बताएं कि ये कैसे ऑस्ट्रेलिया में आए। और इनकी अपनी तंजीम है, कंसोल ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ट्रस्ट। तो मैं गुजारिश करूंगा ये भी कि ये हमें बताएं कि इनकी जो तंजीम है ये क्या कर रही है, इनके क्या मकासद हैं आगे करने के, आगे चलकर ये कैसे इसको ऑर्गेनाइज करेंगे ऑस्ट्रेलिया में रह के। और वंस अगेन मैं तालियों की जरिए मैं करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। जी आकुल शराज साहब, माइक ओवर टू यू। जी बारी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए और इस छोटे से प्रोग्राम के लिए कि आपने अरेंज किया कि एक 1 to 1 जो है हम एक दूसरे से बातचीत कर सके। और आपने कहा कि हमें थोड़ा सा बताया जाए और रेफ्यूजीज जो असाइलम सीकर्स हैं उनको थोड़ा इनकरेज भी करेंगे। तो मैं ज़रूर इसके ऊपर बोलना चाह रहा हूँ और मैं जब वहाँ से आया भी हूँ तो मैं वो भी बताऊँगा, वो मैसेज जो छोड़ के आया हूँ वो भी बताऊँगा कि खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है। पाकिस्तान कराची से मेरा ताल्लुक है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कंसोल ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ट्रस्ट के नाम से है, जो कि पिछले 7 साल से वो समझो कि मैंने उसको रोका हुआ था। मैं उसके ऊपर काम करना भी नहीं चाह रहा था क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते थे कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टिल वर्किंग इन पाकिस्तान और नॉट। तो मैंने इस वजह से सारा कुछ स्टॉप किया हुआ था। तो आवर ऑर्गेनाइजेशन जो मेन जो फोकस है वो वर्क था पाकिस्तान के अंदर, वो थे हम लोग विदाउट रेस एंड रिलीजन जो है, हम लोग जो है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर काम कर रहे थे और मेडिकल फील्ड के ऊपर काम कर रहे थे, जो कि रूरल एरियाज ऑफ सिंध के अंदर जो है हमारा काम है, जो कि हम करते रहे हैं। गंदे वाटर के गंदे वाटर बोर्न डिजीज जो होती हैं, गंदा पानी, उनके ऊपर काम कर रहे थे और वाटर बोर्न डिजीज के ऊपर काम कर रहे थे। और प्लस जो भी वहाँ पे डिजास्टर कोई फ्लड फ्लड वगैरह आते थे तो हम वहाँ पे उनको जाके देते थे, मेडिकल एड देते थे। हमारी टीम थी पूरी। तो उसके बाद मैं जब एग्जाइल्ड हुआ 2014 के अंदर, तो फिर मैं मलेशिया में आ गया और खुदा का शुक्र है कि 2018 में मुझे स्टेटस क्लियर हो गया मेरा। और उसके बाद फिर मैं 2020 के अंदर जो है हमारी फ्लाइट थी, वो भी ड्यू टू कोविड की वजह से स्टक हो गया। मैं 1 डेढ़ साल जो है कोविड की वजह से मैं स्टक रहा, तो वो मेरी फ्लाइट कैंसिल हुई। और अभी जो है हमें खुदा ने 2 जुलाई को 2021 को फिर मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया हूँ मैं। तो ये मेरा एक जर्नी थी। तो इसके बाद फिर यहाँ पे जब आए हैं 2014 में, तो कुछ स्टार्टिंग में कोई समझो कि 2-4 दिन जो है कुछ प्रॉब्लम, जो मैं होटल में जब रुका, मेरा कोई मलेशिया में जानने वाला कोई भी शख्स नहीं था। तो 2-3 शख्स थे जो कि फैमिलियां थी जो कि मेरे जानने वाली पाकिस्तानी थी, जो मेरे से पहले आए थे। लेकिन उन्होंने जब मेरी फैमिली को देखा तो उन्होंने समझो कि फोन ही बंद कर दी। मैं आकिल शराज आपसे ये जानना चाहूंगा कि मलेशिया में जो आपने टाइम गुजारा वो कैसा था, और कैसे आप वहाँ जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो हैं उनको आप
किस नजर से देखते हैं? जी बारिश साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि भले हम कुछ हमारे जो भाई हैं या कुछ है जो उनके हालात कुछ फाइनेंशियली भी ठीक है, वहाँ बेहतर हैं, जो कि 2-4 फैमिली में घर में कमाने वाले हैं, लेकिन लेकिन हर बंदा जो रेफ्यूजी और असाइलम सीकर है, स्पेशली मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तानी, वो बहुत परेशान है। हर एक बंदा बहुत परेशान है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। इमिग्रेशन है, पुलिस है और जॉब नहीं है, बच्चों की एजुकेशन है, मेडिकल की प्रॉब्लम है। तो ये सारे बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन में है जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं सभी के बारे में बोलता हूँ, मैं इंक्लूडिंग मी आल्सो, कि हमने जो टाइम गुजारा है वो इट इज नॉट ईजी लाइफ। रेफ्यूजी लाइफ इज नॉट ईजी। हम जो है अच्छा खा पी रहे थे, सब कुछ ठीक था, सर्वाइविंग अच्छी थी, चर्च बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था, कई लोग हैं जो चर्च भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। तो हम बहुत अच्छे थे, लेकिन जो स्ट्रेस और टेंशन जो थी, जो वो बहुत ज्यादा बच्चे बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे केसेस देखें हम, ये तो मैं तो चलो एक 7 साल 2 महीने 13 दिन में यहाँ पहुंच गया हूँ। मेरे से जो सीनियर बैठे हुए हैं जिनको 14-14 साल, 13-13 साल, 15-15, 10-10 साल हो गए, स्टिल दे आर वेटिंग। तो उनके लिए परेशान, उनके बच्चे छोटे थे अब जवान हो चुके हैं, एजुकेशन डिस्टर्ब है वहाँ पे, एजुकेशन का सही एजुकेशन कर नहीं सकते क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगी है वहाँ पे, उसको हम नहीं चूज कर वीजा सकते नहीं है कोई। उनके पास, स्टेटस नहीं है, तो जिस वजह से वो जा सकते हैं किसी अच्छी स्कूलिंग में। अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते बच्चे, क्योंकि उनके पास वसाइल ही नहीं है। ठीक है। और कोविड की वजह से तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे आ गई है, और जॉबलेस लोग हुए हैं और डिपेंडेंट होकर रह गए हैं घरों के अंदर। कोई चर्च हेल्प कर रहा है, कोई राशन दे रहा है, कोई जानने वाला किसी का कोई डोनर है वो सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से सर्वाइविंग हो रही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ दिस टाइम। आतिफ साहब, आप मुझे ये बताएं कि वहां से निकलने के लिए मलेशिया में या थाईलैंड में या दीगर ममालिक में जो लोग बैठे हुए हैं, तो निकलने के लिए क्या आप एडवाइस करते हैं कि कैसे वो काम करें या ऐसा राह अमल बनाएं कि वहां से वो निकल सके, जल्दी से जल्दी निकल सके? मैं सिर्फ इतना मैं फोकस जो ना अपने केस पे बहुत ज्यादा, मैं पर्सनली बोलता हूँ, हर बंदे को चाहिए अपने केस के ऊपर फोकस करे। हमारे लोग जो है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि वी आर ऑल वरीड ड्यूरिंग दिस एग्जाइल पीरियड, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। लेकिन मैं ये सबसे ये एक हम्बली अपील करूंगा, जितने भी हमारे रेफ्यूजी असाइलम सीकर्स हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, मैं सभी से ये अपील करूंगा कि आप अपने केसों के ऊपर फोकस करें। खासकर स्पेशली वो लोग जो मेडिकल की प्रॉब्लम जिनको है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या कार्डिक पेशेंट है, या सम पीपल हैविंग अ स्पेशल चिल्ड्रन डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप मस्ट बी गो टू द यूनाइटेड नेशन क्लिनिक, यूएन क्लिनिक। जलान पुद्दू है मलेशिया के अंदर, जो जलान पुद्दू है, डॉक्टर फू यहाँ पे हेड है, उनसे जाके मिले, उनसे मिल के अपने केस को जो है वो फोकस करवाएं और उसको देखें, ताकि उसके ऊपर वो क्या करते हैं ह्यूमन क्लिनिक वाले, जब आपके अंदर आपकी मेडिकल को हिस्ट्री ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो फिर यूनाइटेड नेशन को भेज देते हैं रिपोर्ट बना के। तो यूनाइटेड नेशन जो है उनका फास्ट ट्रैक पे काम कर देती है, ये मैंने पर्सनली देखा है वहां पे। लेकिन हमारे लोग, अलमिया ये है कि मैंने ये देखा है कि यूएन के क्लिनिक पे मैं पिछले 2016 से कंटिन्यू जा रहा हूँ, लेकिन मैंने वहां ये देखा है कि हमारे लोग वहां जाते नहीं है। मैंने देखा कि म्यांमार लोग और दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं वो बहुत है वहां पे छाए हुए हैं, दिन रात अपनी दवाइयां भी ले रहे हैं आके, और हर चीज रिकॉर्ड बना रहे हैं कि हमारा, क्योंकि उनका एक पीरियड है हमारा जिसमें वो देख रहे हैं ये चीजें कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, और फाइल बन जाती है। और वो फाइल जब बनती है तो उसका एक रिकॉर्ड होता है कि यार इन्होंने इतनी लाइफ या इनका कोई
अजीज की डेथ हो गई है। हमारा होता क्या है कि जब हार्ट अटैक हो जाता है इनको, तो फिर ढूंढते फिरते हैं कि हमने यूएन जाना है, उधर जाना है, किधर जाना है। तो बेहतर है कि अगर हम रिकॉर्ड अपने मेंटेन करके रखें, बुरे वक्त का कोई पता नहीं है, क्योंकि हर बंदा स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस जो है वहां पे फील कर रहा है और रह रहा है, उसके अंदर रह रहा है। तो हर बंदे को मैं एक एडवाइस करूंगा कि प्लीज अपनी मेडिकल हिस्ट्री को जरूर मेंटेन करें, और डॉक्टर हु इज हेड ऑफ दैट क्लिनिक, वहां उससे राब्ता करें जाके किसी तरीके से, और उनसे जाके पर्सनली उनसे अपॉइंटमेंट लें और दिखाएं और कंटिन्यू करें वहां पे। ये बहुत अच्छा आपने शराज और मशवरा दिया है लोगों को कि वो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ का जो यूनाइटेड नेशन का जो क्लिनिक है वहाँ रहें, तभी उनको पता कि आप उनसे कीपिंग टच भी हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं। बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया है, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, आप कुछ ऐसा मशवरा देंगे कि लोगों में, क्योंकि मैं भी मलेशिया में गया हूँ पिछले साल दिसंबर 2019 में, मैंने देखा कि वो सिचुएशन जो लोगों की है, थोड़े से लोग हैं उनमें यूनिटी नहीं है, यूनिटी की उसको कैसे लोगों को, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर भी हैं और चेयरमैन भी हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप वहां जो थे आप एक आम बंदे नहीं थे, एक लीडर की हैसियत आप रखते थे वहां, तो मशवरा दें कि लोगों को कैसे और बेहतर तरीके से परफॉर्म करना चाहिए ताकि वो वहां से जल्दी निकल सके। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन कर दिया ये वाला, ये वाकई ही हमारे में यूनिटी का बहुत तरह है, वहाँ है ही नहीं है। ठीक है, यूनिटी नहीं है हमारे अंदर। हमारे 2-3 लीडर हैं वहाँ पे, मैं नाम तो मेंशन नहीं करता, इसलिए कि वो खुद ही जब ये वीडियो देखेंगे उनको पता है कि कौन कौन लीडर है। तो वहां पे जब 3 लीडर बन के सामने यूएन के अंदर जब एक मीटिंग होती है, तो वहां पे होता क्या है कि वहां पे हर एक कम्युनिटी का एक लीडर जाता है। हमारे जो लीडर हैं वो जब बोलते हैं कि पाकिस्तान कम्युनिटी के कौन से, क्रिश्चियन कम्युनिटी का कौन सा लीडर, तो 3 खड़े हो जाते हैं। तो जब 3 खड़े हो जाते हैं लीडर, तो वहां पे सब कम्युनिटी का एक एक लीडर खड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ दिस इज अ बैड इंप्रेशन फॉर आवर कम्युनिटी देयर। सो हमें एक अम्ब्रेला होना चाहिए और एक ही लीडर होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि पेंडिंग में चली जाती। एक तो ये वहां पे अलमिया हमारा, तो ये वाकई यूनिटी का वहां पे बहुत ज्यादा सिस्टम खराब है, हमारा यूनिटी नहीं है। तो यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि अहमदिया कम्युनिटी है, म्यांमार कम्युनिटी है या दूसरी कम्युनिटी है, उनके जो लीडर हैं उनकी देखभाल भी करते हैं, उनके कार्ड भी, एक कम्युनिटी कार्ड भी बना देते हैं वो लोग। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा जो है, फिर अगर चलो एक कार्ड की अगर कीमत 50 या 200 या 100 जो भी एक फिक्स यूनाइटेड नेशन के थ्रू हो जाती है, तो दूसरा जो है ना वो उसकी वो बैक बाइटिंग या उसकी लेग पुलिंग करनी शुरू कर देता है। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो एक यूएन ने एक डिसाइड किया है, या उस टीम लीडर ने या उस कम्युनिटी लीडर ने, ये एक चीज जो है उसने डिसाइड, यूनाइटेड नेशन में एक लेटर लिखा और बोला जी हम इतना चार्ज करेंगे, ये हमारा एक कार्ड के ऊपर खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो वो इजाजत देते हैं, उन्होंने इजाजत दी भी है। ठीक है, तो इजाजत दे देते हैं, लेकिन दूसरा शख्स जो है, दूसरा वो उनकी बैक बाइटिंग करवाएगा और करेगा, लो जी इतना महंगा। तो ये समझो कि हमारे में इत्तेफाक की कोई बात ही नहीं है, ये थोड़ा सा है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे पीछे हम चले गए। बिल्कुल सही आपने बात की। अच्छा, आप चूंकि एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हैं, तो इस हवाले से आप लोगों को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कोई मशवरा क्या देना चाहिए, लाइफ जो है वो कैसे गुजारें ऐसी सिचुएशन में जब आप एक दूसरी कंट्री में हैं जो आपकी अपनी मुल्क नहीं है, वहां आप रह रहे हैं, तो कैसे आप एडवाइस करते हैं? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बस यही बोलूंगा कि जो बोगे वो काटोगे। तो ये चीज है कि जिस पैमाने से तुम नापोगे, बाइबल में लिखा हुआ है, तो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो किसी का बुरा मत सोचो, ये
ये मैं बस ये मैसेज दूंगा कि किसी का बुरा मत सोचो, कोशिश करो कि जितना अच्छा हो सके करें कि खुदा उसका अजर देने वाला है आपको। ये सबके लिए मेरा मैसेज है। और मैंने इसके ऊपर एक और मैसेज दे दिया था जब मैं वहां से आया था, तो एक मैसेज मैंने एक वीडियो छोटी सी रिलीज की थी। उस वीडियो में ये था कि एक गिफ्ट है, जैसे बारी साहब आप मुझे एक गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट एक खुशी से दिया जाता है, ठीक है। तो खुदा जब किसी को ब्लेस करता है, जैसे लाइक मी, मुझे अगर खुदा ने ब्लेस किया है कि इसमें के गॉड इज हैप्पी विद मी, और उसने मेरे को गिफ्ट दिया है, मेरे को प्यार किया है, मेरे साथ खुश है, वो मेरी फैमिली के साथ उसने यहाँ से निकाल के लाया। जो हमारी दुआएं, हमारे रोजे, हमारी जो जो भी हम कर रहे थे खुदा की हजूरी में, वो मकबूल ठहरा, ठीक है। तो मैं तो ये मैसेज दूंगा कि जब हम खुश होते हैं तो किसी को गिफ्ट देते हैं, तो गॉड जब गिफ्ट देता है तो भाई सारे ही खुश हुआ करें। कोई भी किसी को खुशी मिलती है तो उसकी खुशी में शामिल हुआ करें। तो खुदा देखता है कि यार ये खुदा की खुशी है ना, उसने हमें, तो हाँ खुदा ये देख रहा है कि ये बंदा मेरी खुशी के अंदर शामिल हो गया है। तो इट्स मीन के गॉड इज हैप्पी विद अदर फैमिलीज आल्सो। तो गॉड जो है वो फिर उसका अजर जरूर देता है उनको, उनके बदले में, कि यार ये मेरी खुशी में शामिल हो गया है, मेरी बारात में, मेरी मेरी इस सालगिरह में, मेरे इस प्रोग्राम में जो जो भी इसको दिया गया है, तो जो भी ब्लेसिंग है, तो खुदा फिर खुश होता है। खुदा उनको डबल से ट्रिपल उनके ईमान के मुताबिक, उनके फेथ के मुताबिक खुदा उनको ब्लेस करता है। एक मैसेज तो मेरा ये है कि ये हर एक की खुशी में खुशी मनाओ, खुशी मनाने वालों के साथ खुशी मनाओ, ठीक है। तो ये होना चाहिए, क्योंकि खुदा खुश होता है तो फिर ये चीजें ब्लेसिंग आती हैं। खुदा खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई उसने अभी मुश्किल में या किसी परेशानी में या किसी अभी उस पाइपलाइन में रखा हुआ है। इस मिल के वो हर काम का एक वक्त है, क्योंकि कलाम कहता है कि वक्त और म्यादों का जो इख्तियार है सिर्फ और बाप के पास है, और किसी के, दुनिया के किसी शख्स के पास नहीं है। ये इमाल के पहले चैप्टर की 7 वर्स है, तो वहां ये लिखा हुआ है। तो वक्त और म्यादों का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है, मगर हमारा काम है उसके आगे झुकना। ये मेरा मैसेज है कि देना ही जब खुदा ने है, करना ही जब खुदा ने है हर चीज, तो हम क्यों इधर उधर या क्यों खुदा के ऊपर ही बोल देते हैं। बार दफा बुड़बड़ा जाते हैं हम लोग, वो इसराइलों की तरह बुड़बड़ा जाते हैं। बुड़बड़ाना छोड़ दें, लेकिन खुदा ने करना ही करना। जब मांगोगे तो कहा हुआ है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे पास से खोला जाएगा। सिर्फ हमें वो वक्त का जो इंतजार करना है, ठीक है। मेरा उन दोस्तों के लिए एक और मैसेज है, ये तो मेरा बिब्लिकल एक मैसेज है, मेरा उन दोस्तों के लिए मैसेज है कि मैं जब यहाँ वहां पे था तो कुछ दोस्तों से मेरी जो है कुछ नाराजगी भी होगी हुई थी। वो मेरे से नाराज थे, कईयों से मैं नाराज था। तो ये जब आप यकीन करें कि मैं जब एक दिन रह गया था मेरा, तो मैंने उन सारे दोस्तों को मैंने फोन किया जो मेरे से नाराज थे। और मैं क्या बताऊं कि वो इतने हैप्पी और खुश हुए। कहीं तो मेरे रात को मेरे घर में आ गए, शाम को रात को लॉकडाउन के अंदर आ गए, आके बोलते हैं कि आकर भाई हम बहुत हैप्पी हैं कि आपने, नाराजगी चलो अपनी जगह रही, जो भी हम खुश हैं कि आपने हमें याद कर लिया है, खुशी के वक्त याद किया। तो यकीन करें कि आई एम वेरी हैप्पी। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मुझे उन दोस्तों पे मलाल जरूर है कि जिनसे मैं नाराज नहीं हूँ, जो मेरे से पर्सनल काम भी लेते रहे, मेरे बैंक अकाउंट भी यूज करते रहे। बाज दफा छोटी छोटी पैसे मंगवाते, मैं उनको निकलवा के देता। बैंक अकाउंट तो मेरे पास था, एक सबके पास, कईयों के पास है, कईयों के पास है ही नहीं बैंक अकाउंट। तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार, मैं उनको भी दुआएं देता हूँ, खुदा उनको जो है बरकत दे। लेकिन उन लोगों से मेरे को जरूर गिला जरूर है कि वो लोग, एक मुबारक होती है जो इतने, खुदा वो भी अपने आप को कहते हैं, दुआ भी बहुत करते हैं, और एक मुबारक तक मेरे को उन्होंने नहीं दी। एक मुबारक थी, कांग्रेचुलेशन तक विश नहीं किया मेरे को। तो जो कि मेरे से यकीन करे कि मेरे पे हर हालो हाय भी करते थे, कईयों बार मैं हेल्प भी की है, मैं जतला नहीं रहा, लेकिन उनको कुछ याद नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ उन दोस्तों के ऊपर मुझे अफसोस है कि यार, खुशी के अंदर मेरा मैसेज यही है कि कोई अगर कोई ब्लेस खुदा किसी को करे तो उसको जरूर, मैं नहीं, कोई और भी जितने भी लोग हैं वहां पे, खुदा किसी को ब्लेस करे तो जरूर उसको ब्लेसिंग में शामिल हो गया, गॉड इज हैप्पी विद फैमिली। तो खुदा की खुशी में शामिल हो गया कर। ये मेरा मैसेज है।
बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। आखिर शिराज, आपने बहुत खुश बातें की हैं और मैं उम्मीद और शौक से कह सकता हूँ कि ये बातें जो है काफ़ी लोगों की लिए जो है काफ़ी लोगों के लिए मुफ़ीद साबित होंगी, ख़ास तौर पर जो मलेशिया में हैं या थाईलैंड में हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी मुफ़ीद साबित होंगी। बेसिकली तो मेरा मकसद था कि आपको स्क्रीन पे हम लोग वेलकम करते हैं। शायद बेशुमार पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पर, लेकिन शायद कई लोगों को पता नहीं है। तो मैं इसलिए बहुत, मेरा दिल जो है वो एक बहुत खुश है, शादमान है कि हमारा एक भाई जो है वो एक दुख की ज़िंदगी से निकल के उसने अपनी एक नई लाइफ शुरू की है। तो वंस अगेन मैं शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस और यू। और ये प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं एक जो है मैसेज जरूर देना चाहूंगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जितने भी जो कनाडा, अमेरिका या दूसरे कंट्रियों में वेल सेटल्ड लोग हैं, जो कि बिल्कुल खुदा ने उनको बहुत ब्लेसिंग दी हुई है। जब मेरे जैसा कोई भाई कोई फैमिली लेके वहां से कोई ऐसा आ जाता है, तो प्लीज उसको, ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए जो कि वहां पे खुदा बन के, वक्त के खुदा बन के बैठे हुए हैं। ये मेरा उनके लिए मैसेज है कि किसी को कोई जरूरत नहीं, जब बाहर के मुल्क में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में हम आ जाते हैं और रेफ्यूजी पहुंच जाते हैं, तो उनको पैसे आपकी की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्यार की जरूरत है। ठीक है, तो ये मेरा उनके लिए मैसेज है कि आप वो जरूर, जितने भी रेफ्यूजी हैं, असाइलम सीकर बेचारे किसी तरीके से इतनी परेशानियां काट के वहां पहुंचते हैं, तो प्लीज उनको वेलकम करें। कम से कम उनको फोन कॉल करें, उनसे पूछें, हेलो हाय करें, उनके बच्चों का, फैमिली का, उनको पता होगा हमारे बहन भाई में, हम सब कहते तो हैं बहन भाई हैं, लेकिन हम ये साबित नहीं करते। हम लोग फोन तक कॉल नहीं कर सकते किसी को कि बाद में, एक बार जब मैं यहाँ पे आके, मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मैंने ही आके कॉलें कई दोस्तों को की हैं, और उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल नहीं की। ठीक है, स्वाय बारी साहब आपने, और एक वो पीटर बाबर साहब है, उन्होंने, हालांकि उनसे मेरी बड़ी शॉर्ट दोस्ती है, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार किया और अभी तक वो प्यार करें। मुझे कुछ पुराने दोस्त हैं, उन पे गिला है कि यार ये क्या है, हमें तो आपकी पैसों की, ना आपकी जरूरत है ना पैसों की जरूरत है आपके, लेकिन हमें सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है। वो भी नहीं ये लोग जो ना शेयर करते, तो ये जिससे, ये भी खुदा की तरफ से मैसेज है। वही मैसेज मेरा पुराने थे रिव्यू हो जाता है कि ब्लेसिंग खुदा ने की है, उसकी खुशी है कि हम यहाँ आए हैं, तो आप उसकी खुशियों में शामिल नहीं हो रहे। आप खुदा की खुशियों में शामिल हो, आपको खुदा और ब्लेस करेगा। ये मेरा मैसेज है सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आई एम प्रीटी वेरी एक्साइटेड कि आप जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, और लोगों की नजरें इस वक्त शराज साहब यूनाइटेड नेशन पे है। यूनाइटेड नेशन जो है वो, मैं समझता हूँ कि वो मलेशिया में, ना सिर्फ मलेशिया में, ना सिर्फ थाईलैंड में, वो कुछ स्लो काम कर रही है। और ख़ास तौर पर जैसे इस कोविड के टाइम में, तो कोई आप रिक्वेस्ट या कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहेंगे जिसमें, चूंकि आप वाहिद बंदे हैं जो एक तवील जो है एक तवील अरसे की जो मुश्किल ज़िंदगी गुजार के आप ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, तो इसमें आप चाहते हैं कि कोई ऐसा फोरम बनाया जाए ऑस्ट्रेलिया में कि जहां ये आवाज उठाई जाए यूनाइटेड नेशन के लिए कि वो इन ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी क्रिश्चियनों के लिए कैसे इकदाम कर सकती है, या मैं कैसे। ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड नेशन जो है वो बहुत स्लो काम कर रही है, उसका एक प्रोसेस है। वो इस तरह से कि देखें, रश भी बहुत है मलेशिया के अंदर, बहुत ज्यादा रश है। और उनके जो प्रोसेस है, जो लोग उनके एक, जहाँ पे जेनोसाइड, कुछ एरियाज है, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे जेनोसाइड हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि वो, जाहिर है कि वो जहाँ पे ज्यादा क्राइसिस, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं वो लोग। तो वो इस तरह से हो रहा है, स्लो तो नहीं मैं कह सकता। ये बिल्कुल उनका प्रोसेस जो है, एक हमारे को पाकिस्तान से ही पता होना चाहिए कि वहां जाएंगे तो ये होता है कि अब देखें आपके यूरोप के अंदर क्या है,
यूरोप में भी उनको 8-8 10-10 साल लग जाते हैं उनको रेफ्यूजी डिक्लेयर होने में, ठीक है। इसी तरह मलेशिया के अंदर जो है वो 10 साल, 8 से 10 साल तो पक्के हैं उनके, ये प्रोसेस है वहां पे। तो उसके बिटवीन अगर मलेशिया तो थाईलैंड हो गया। थाईलैंड में जो था पहले वो वहां के हालात कुछ खराब हो गए, इन बिटवीन जो है 2014-15 में जाके 15 में कुछ हालात खराब हुए। वो बहुत सारी रूमर्स हैं या पता नहीं रियल स्टोरीज, आई डोंट नो, बट मैं क्या बताऊं, बहुत सारे लोग जानते भी उनको क्या हुआ था हमारे साथ वहाँ पाकिस्तानियों के साथ। तो जो उनका टाइम पीरियड था वो उस जमाने में 2.5 साल 3 साल के अंदर जो है भेज देते थे आगे, वो भी डिले हुआ और सालों साल गुजर गए। अब आ जाए श्रीलंका में, श्रीलंका में 4 साढ़े 4 हद 4 साल 4.5 साल के अंदर वो आगे भेज देते हैं। लेकिन मलेशिया में टाइम पीरियड कुछ ज्यादा ले रहे हैं, लग रहा है ये अभी से नहीं कि अभी हो रहा है, ये डिले हो रहा है। लोग क्या करते हैं कि लोग आ जाते हैं, उनको ये पता होता है वो 2-4 महीने 6 साल 6 साल 6 महीने रहेंगे और आगे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम वहां पे जो उनका है वो टाइम अपने टाइम से भेजेंगे, वो उनका तरीका कार यही है, अपना टाइम लेते हैं। थोड़ा बहुत डिले होता है लेकिन प्रायोरिटी जो है कुछ ऐसे केसेस बीच में आ जाते हैं जिनको वो दे देते हैं। मैं वो आपकी जो पहले आपने बात की है कि लोग जो हैं वो हमारे जो यूनाइटेड नेशन में लोग हैं वहाँ मलेशिया में, उनका फोकस जो है वो अपनी आइडेंटिटी पे नहीं है। अपनी आइडेंटिटी का मेरा मतलब उनकी आइडेंटिफिकेशन वहाँ क्या है, क्या पहचान है। उनकी पहचान है रेफ्यूजीज हैं। तो वो लोगों की आइडेंटिटी के ऊपर फोकस नहीं है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है। यूनाइटेड नेशन भी उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती, कभी इंटरव्यू होगा कभी ना होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो आपने पहले बात की है कि उनको अपनी आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। उनकी आइडेंटिटी है तो यूनाइटेड नेशन के साथ रजिस्टर्ड है और यूनाइटेड नेशन के साथ किसी ना किसी तरीके से कीप भाई इन साहब टच। सॉरी टू से, ये आपस में जब लड़ते हैं ना तो ये रिपोर्टें आपस में एक दूसरे की भी करते हैं, ये बता दूं। तो ये एक बैड इंप्रेशन है हमारा, जो कि यूएन के अंदर जो है इन्होंने फाइलें उठा उठा के लोगों की एक दूसरे की दी हैं कि ये है तो ये है तो वो है तो वो है। तो ये समझो कि हमारी नेगेटिविटी शो होती है, हमारे में यूनिटी का ये बहुत बड़ा ब्रेकअप यही है, हमारी यूनिटी नहीं है वहाँ पे। वो समझ गए हैं कि ये लोग करते क्या हैं, लड़ते हैं, ये आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग है और एक दूसरे की बैक बाइटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये इनसे हटना चाहिए अब एक दूसरे का। फिर इनके पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है बाज़ दफ़ा इन लीडरों के पास, तो लीडर जो है ना आगे कन्वे नहीं करते। जैसे एक मेडिकल की एक आ जाती है कि जी जिनके पास स्पेशल चिल्ड्रन है, वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी यूएन ने अंदर मीटिंग में बताया कि वो उनको रेफर करें, हम उनके कुछ करना चाहते हैं। आगे से वहां तक इनकी रसाई नहीं है, वहां है भी ये तो जाते नहीं है, बचाते नहीं है, तो ये ना पहले कहीं चला जाए। तो ये थोड़ा सा इनमें ये भी है, नेगलिजेंसी कह लो इसको। मेरे दुआ गो है कि खुदा इनको सब्र दे और अपनी मुश्किल के साथ दे। मैं वंस अगेन आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आप ऐसे ही अपने तगोदो में और जी बारी साहब, तो आप खुदा ने चाहा तो आपका क्वेश्चन जो था ना ये वाला यहाँ पे कुछ करने का, तो वो भी खुदा हमें उस ट्रैक पे भी दुआ में रखे। और खुदा ने चाहा तो आप जैसे लोग हम मिल के कोई ना कोई करेंगे। हमारी एक टीम ऑलरेडी बन चुकी है जो कि 7 लोग हैं, 7 लोग उसमें मौजूद हैं, जो कि हमारी सुप्रीम काउंसिल एक है वो जो कि इंटरनेशनल है। तो हम चाहेंगे कि अपनी रेफ्यूजी बहन भाइयों के लिए, असाइलम सीकर बहन भाइयों के लिए मुख्तलिफ कंट्री से रिक्वेस्ट करें उस प्लेटफॉर्म से, और बल्कि 2-3 प्लेटफॉर्म 4 प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद हैं इस टाइम। तो चारों प्लेटफॉर्म जो है मिल के कुछ काम करना चाहते हैं और करेंगे। थैंक यू सो मच। That's wonderful. Thank you very much. God bless you. Thank you. Thank you. God bless you too. Thank you. Bye.